वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। बच्चों, हम लोग पिछले क्लासेस में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जिसमें कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, उसके बीच का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो ओम्स लॉ, सबसे पहले ओम्स लॉ है क्या? तो ओम्स लॉ रिलेट्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू द करंट प्रोड्यूस्ड इन इट। यानी कि हम लोग किसी सर्किट में यदि हम लोग बैटरी कनेक्ट कर दें, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हो और उसकी वजह से कुछ करंट वहां प्रोड्यूस्ड हो, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बीच में जो रिलेशन होगा वो ओम्स लॉ बताता है। इट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय जॉर्ज साइमन ओम इन 1826। जॉर्ज साइमन ओम्स लॉ को, मतलब कि ओम्स लॉ हम लोग उनके नाम से हम लोग मतलब यहाँ पे नाम रखा गया है, ओम। अब उसका स्टेटमेंट, तो क्या स्टेटमेंट है? तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस रिमेन द सेम। अब फिजिकल कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर हो सकता है। और क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी वो इस फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो इसीलिए जब फिजिकल कंडीशन सारा सेम हो तो किसी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वहाँ जो करंट फ्लो होगा वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि V से पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और I से करंट को। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। हम लोग बोल सकते हैं कि V और I का रेशियो कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसको पढ़ने वाले हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये R क्या है? तो ये R हम लोग का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस क्या होता है? तो अगला टॉपिक हम लोग का रेजिस्टेंस ही पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पूछा जा सकता है। और उसमें हम लोग को क्या करना है? तो एक सर्किट तैयार करना है और उस सर्किट में हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे, लोड कनेक्ट करेंगे। लोड का मतलब कि कोई नाइक्रोम वायर हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस, और वहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट मेजर करेंगे और वो सारे वैल्यू को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और अलग अलग वैल्यू के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और यदि वो सेम आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ओम्स लॉ मतलब कि वेरीफाई हो गया, क्योंकि उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए हम लोग इस तरह का सर्किट बना सकते हैं, जहाँ पे ये एक नाइक्रोम वायर लगा हुआ है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर लगा दिए हैं, जो कि इस नाइक्रोम वायर या जो भी वायर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। और ये आमीटर लगा हुआ है जो कि इसके सीरीज में है, यानी कि इससे पास होने वाले करंट को ये बताएगा। यहाँ पे स्विच है और ये एक बैटरी है। और यहाँ पे यदि नंबर ऑफ सेल्स हम लोग अपने हिसाब से लगाएं, यानी कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल या 4 सेल अपने मन से लगा सकें चेंज करके, और उसके वैल्यू को यहाँ पे लिखें, तो वहाँ से ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 1 सेल लगा हुआ है और वो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, तो ये सीरियल नंबर 1, 2, 3 और भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे कि पहला, मान लो कि नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन सर्किट, और हम लोग एक ही सेल यूज कर रहे हैं, और मान लो कि वो हम लोग पेंसिल बैटरी यूज कर रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो अराउंड 1.5 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक सेल यूज कर रहे हैं और वो सेल कुछ और भी हो सकता है। वो एग्जाम्पल के लिए सब पेंसिल बैटरी बताया जा रहा है, तो कोई एक सेल ले रहे हैं और वहाँ से उसका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मेजर करेंगे। मान लो कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि 3 वोल्ट है या 5 वोल्ट है। उसकी वजह से यहाँ पे करंट कितना क्रॉस हो रहा है, वो करंट हम लोग उसके क्रॉस करंट कितना पास कर रहा है, वो करंट यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मान लो कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है और उसकी वजह से करंट
यदि ये मान लें कि वो 2 एम्पियर पास कर रहा है, तो यहाँ पे उसका V बाई आई निकालना है, और V बाई आई क्या होगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस भी है और करंट वो I है, यानी कि ये 3/2। सेकंड, यदि हम लोग यहाँ पे 2 बैटरी लगा दें तो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है 6 वोल्ट हो, करंट हो सकता है कि वो 4 एम्पियर हो या 4.1 हो, लेकिन इसका जो रेशियो होगा वो अराउंड 3/2 के अराउंड ही आएगा। और भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये तो डाटा हम लोग खुद से लिख रहे हैं, लेकिन यदि हम लोग किसी लैब में इस चीज़ को करेंगे तो यहाँ पे जो करंट मेजर्ड आएगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, जो कि वोल्टमीटर यहाँ पे रीड करेगा, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। और यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा कुछ इस तरह का। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ ड्रॉ करें, ये सारे वैल्यू को यहाँ पे लिखे हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। और वो स्ट्रेट लाइन शो करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यदि फिजिकल कंडीशन सेम ना हो तो उस केस में ये स्ट्रेट लाइन नहीं कुछ और कर्व हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे फिजिकल कंडीशन सेम लिखा गया था कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस आर सेम, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो। तो अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस, यानी कि ओम्स लॉ जो हम लोग पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो जो कांस्टेंट है, जो कि रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, यानी कि जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करे, अपोज करे, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यदि किसी कंडक्टर का, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो करंट को अपने में से पास जाने नहीं देगा, यानी कि करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी कि हम लोग जो मटेरियल के 4 टाइप पढ़े थे, उसको अब रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि वो सारे को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पे कि इंसुलेटर क्या होता है, तो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, इतना कि वो करंट अपने में से पास नहीं जाने देता। सेमीकंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस इंसुलेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, कंडक्टर का सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होता है और इजीली पास होने देता है। और उसके बाद यदि हम लोग सुपर कंडक्टर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, यानी कि सुपर कंडक्टर का 0 रेजिस्टेंस, उससे कुछ कम रेजिस्टेंस कंडक्टर का होता है, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस कंडक्टर का होता है, उसके बाद उससे भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर का, और सबसे ज़्यादा इंसुलेटर का। तो रेजिस्टेंस का मतलब जो करंट को अपोज करे। अब किसी का रेजिस्टेंस मेजर करना, तो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, ये तो एक यूनिट है और इसका एक क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो ओम होगा। यानी कि रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं, उसको हम लोग ये ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि किसी वायर का रेजिस्टेंस हो सकता है कि 5 ओम हो, 10 ओम हो, तो हम लोग रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। अब रेजिस्टेंस के टाइप बोले तो 2 टाइप से बोल सकते हैं। एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है जिसके वैल्यू फिक्स्ड होते हैं, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस वैरी करता है, अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, या किसी सर्किट में उसको हम लोग कनेक्ट कर दें तो अपने हिसाब से वहाँ पे रेजिस्टेंस को फिक्स कर सकते हैं। यानी कि एक तरह का वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज पूछा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो रियोस्टैट है। और रेजिस्टेंस चेंज करने से क्या फ़ायदा होता है, तो फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रेजिस्टेंस चेंज कर दिया जाए तो उसके करंट में चेंज आ सकता है। यानी कि किसी वायर से करंट हम लोगों को कम पास कराना हो तो वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस, ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस वहाँ कनेक्ट कर दें तो वहाँ से कुछ कम करंट पास होगा। तो हम लोग करंट के वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस को वहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब हम लोग रेजिस्टेंस का यूनिट ओम का डिफिनेशन लिखते हैं। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम
if 1 ampere of current flows through it, when the potential difference across the ends is 1 volt, यानी कि किसी सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उस सर्किट से 1 एम्पियर का करंट पास हो, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है। यानी कि कोई एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा यदि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट पास हो और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट को हो। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से 1 ओम रेजिस्टेंस होगा यदि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और वहाँ से करंट भी 1 एम्पियर पास करे, यानी कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 ओम को। तो अगला टॉपिक है कि रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का, यानी कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस का वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो अगला टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी कि किसी मटेरियल का, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। तो अगला टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी कि यदि 2 वायर है हम लोग के पास, यदि ये बोला जाए कि यदि एक वायर का लेंथ 1 मीटर हो और दूसरे वायर का लेंथ यदि 2 मीटर हो, यानी कि 2 आइडेंटिकल वायर हैं लेकिन एक का लेंथ 1 मीटर है और दूसरे का लेंथ 2 मीटर है, तो वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि यदि इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। तो पहला हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा टर्म है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया कि इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, यानी कि इसकी मोटाई बोल सकते हैं। यानी कि 2 वायर हैं, दोनों का यदि लेंथ सेम हो, एक पतला सा वायर है और दूसरा वायर थोड़ा मोटा है, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। यानी कि यदि एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस दोनों वायर में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और इसका एरिया कम है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर, और उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं और उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो हम लोग तीसरा बोल सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू रो। तो यदि इस तीनों को कंबाइन कर दें तो इस तीनों से एक फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A, यानी कि रेजिस्टिविटी और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A। इससे हम लोग किसी कंडक्टर का, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और चौथा टर्म है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए ओम्स लॉ में हम लोग लिखे थे वहाँ पे फिजिकल कंडीशन सारा सेम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज आ सकता है। जैसे किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, और यदि उसके टेम्परेचर को कम करें तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो अगला टर्म है नेचर ऑफ द मटेरियल, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, यानी कि रो। तो अब हम लोग उसको समझते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टिंग पावर ऑफ अ स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी मटेरियल में वहाँ पे से जो यदि करंट पास करेगा
तो रेजिस्टिविटी उसका वो मेजर है जो कि ये बताता है कि वहाँ से वो करंट को कितना अपोज करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कितना वो अपोज करेगा, कितना उसका रेजिस्टिंग पावर है। तो हम लोग जैसे अभी से पहले पढ़ चुके कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। आर क्या है? तो रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ से रो लिखना हो तो ये ए और एल को इस साइड ले आए, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। तो हम लोग रो को हम लोग आर इंटू ए डिवाइड बाई एल लिख सकते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होगा तो वो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है, आर यानी कि उसका यूनिट ओम होता है, ए का मीटर स्क्वायर और एल का मीटर, तो हम लोग ऐसा यूनिट बोल सकते हैं इसका ओम मीटर होता है। तो किसी वायर के, किसी कंडक्टर के रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी ये बताता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टिविटी यदि ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और वो करंट को ज़्यादा अपोज करेगा, और यदि रेजिस्टिविटी कम है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा और वो करंट को कम अपोज करेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है और किसी कंडक्टर का या सुपर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं कि किसी मेटल यानी कि किसी मेटल कंडक्टर होता है, तो किसी मेटल का रेजिस्टिविटी का ऑर्डर 10 टू द पावर -8 -7 के राउंड में होता है। वहीं हम लोग यदि किसी एलॉय की बात करें तो वो 10 टू द पावर -6 ऑर्डर का वहाँ रेजिस्टिविटी होता है। और यदि हम लोग किसी इंसुलेटर की बात करें तो उसका रेजिस्टिविटी का ऑर्डर 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 20 तक हो सकता है। तो यानी कि जिसका रेजिस्टिविटी कम हो वो अच्छा कंडक्टर होगा और जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो वो इंसुलेटर होगा। तो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर को किस तरीके से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं किसी एक सर्किट में। तो उसको हम लोग दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं और दूसरे को पैरेलल कनेक्शन। वैसे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके। सीरीज कनेक्शन का मतलब एंड टू एंड कनेक्ट करना और पैरेलल कनेक्शन का मतलब कि वहाँ पे एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट करना। तो यदि हम लोग किसी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे उसके करंट या उसके पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह में क्या रिलेशन आएगा वो हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का कनेक्शन, यानी कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या फॉर्मूला डिराइव होगा, और यदि पैरेलली कनेक्ट करें तो वहाँ क्या फॉर्मूला डिराइव होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके बाद वो सारे रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।